નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આપણા ઓનલાઈન ક્લાસમાં હું ફરીથી આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું શાળા પરિવાર તરફથી हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विषय हिंदी कक्षा 9 और आज हम समझने जा रहे हैं ग्रामर का रिवीजन। जो हमने समझ लिया है उसे फिर से आज हम समझेंगे। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, आप अपना पाठ्य पुस्तक लेके पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो एमा આપણો પહેલો ટોપિક છે क्रिया के काल। परिचय लिए एनो तो कि काल का अर्थ क्या होता है। तो कि काल का अर्थ है समय, क्रिया के करने या होने का समय। कार्य के समय की जानकारी काल से मिलती है। उसकी परिभाषा है किसी क्रिया के करने या होने के समय को हम काल कहते हैं। कोई क्रिया થાય છે તે સમય છે, એ સમયને આપણે કાળ કહીએ છીએ। કાળના ત્રણ પ્રકાર છે, એક છે ભૂતકાળ, બીજો છે વર્તમાન કાળ અને ત્રીજો છે ભવિષ્યકાળ। तो भूतकाल तो कि बीते समय के कार्य की समाप्ति की सूचना देता है। वर्तमान काल क्या है तो कि वर्तमान समय में कार्य चलने की सूचना है। और भविष्य काल क्या है तो कि भविष्य में कार्य की संभावना की सूचना मिलती है। भूतकाल में बीते समय की कार्य की समाप्ति की सूचना मिलती है, वर्तमान समय में कार्य चलने की सूचना मिलती है और भविष्य में कार्य की संभावना की सूचना मिलती है हमें। तो हम यहाँ पे देखें तो भूतकाल में देखें हम तो कि भूतकाल से तात्पर्य बीते हुए समय से है। શું છે અહીંયા વીતી ગયેલા સમયની સાથે ભૂતકાળ बतावे છે कि इस काल में विगत समय में किसी कार्य के पूर्ण होने की सूचना मिलती है। उदाहरण देखिए तो कि राम ने पत्र लिखा, श्याम ने गीत गाया। तो यहाँ लिखा गाया क्रिया ये बीते समय की कार्य की पूर्णता का संदेश देती है, अतः क्रिया का ये भूतकाल है। आगे हम देखें तो कि वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में किसकी सूचना दी गई है तो कि वर्तमान काल से चल रहे समय से है। इसमें वर्तमान समय में कार्य की चलने की सूचना। उदाहरण देखें तो कि कपिल क्रिकेट खेलता है, मोहन मुरली बजाता है। मीन्स के यहाँ पे कार्य चलने की सूचना है, अभी कार्य हो रहा है। तो यहाँ खेलता है, बजाता है, क्रियाएं वर्तमान में कार्य के चलने की सूचना दे रही है, अतः यह काल वर्तमान काल में है। आगे देखें तो कि भविष्य काल में हम देखें तो कि यहाँ पे भविष्य काल से तात्पर्य आने वाले समय से है। इसमें किसी कार्य के किए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है। उदाहरण राम बम्बई जाएगा और श्याम गीत गाएगा। होने की संभावना दे रहा है क्रिया। तो यहाँ पे जाएगा गाएगा क्रियाएं भविष्य काल में कार्य होने की संभावना व्यक्त कर रही है, अतः क्रिया का काल भविष्य काल में है। ये हमने समझ ले ली थी। तो हम यहाँ पे देखें तो कि क्रिया के 3 काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो चलिए आगे हम देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक। दूसरे टॉपिक में है शब्द की संरचना। शब्द को फिर से नया शब्द बनाने की रचना, उसे हम शब्द संरचना कहते हैं। तो हमारे यहाँ हिंदी भाषा में शब्द संरचना 3 प्रकार से होती है। पहला है उपसर्ग के द्वारा शब्द संरचना, दूसरा है प्रत्यय के द्वारा शब्द संरचना और तीसरा है समास संधि द्वारा शब्द संरचना। तो यहाँ हम पहले देखते हैं उपसर्ग द्वारा शब्द की संरचना। तो उपसर्ग क्या है तो कि मूल शब्द में आगे जुड़ने वाला जो
शब्द या शब्दांश है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर अनेक उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो कि उपसर्ग मूल शब्दों में कुछ शब्दांश यहाँ पे हमें उदाहरण दिए हैं कि यहाँ पे पहला है वो मूल शब्द है और जुड़े गए शब्दांश दिए हैं और नया शब्द भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे क्रम शब्द है, क्रम के साथ जुड़ा है परा। तो यहाँ पे आगे हमने ये परा शब्द को जोड़कर मूल शब्द के आगे उसे रखकर नया शब्द बनाया है, तो वो शब्द बनता है पराक्रम। मान और अप, तो अप शब्द यहाँ पे लगा के आगे हम शब्द बनाते हैं अपमान। तो यहाँ पे हम देखें तो कि कुछ शब्दांश परा, अप, वी, उप, अन, चीर जोड़ दिए जाने पर नए शब्द पराक्रम, अपमान, विज्ञान, उपनाम छे अनपढ़, चिरकाल बन गए हैं। जो शब्द वो मूल शब्दों में जोड़े गए शब्दांश को हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम उसकी परिभाषा देखें तो कि वो शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए उनका स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये अन्य शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग के भी 5 प्रकार है। पहला प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा प्रकार है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू फारसी के उपसर्ग, चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग और 5वां उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो हम यहाँ एक दो उदाहरण 5 प्रकार के देखते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। तो यहाँ पे बहुत सारे उपसर्ग दिए गए हैं। तो यहाँ हम इन उदाहरणों में से देखें तो कि अति उपसर्ग है और उनका अर्थ जो शब्द बनने से निकलता है वो है अधिक। अंत के साथ अति को मिलाते हैं तो अत्यंत शब्द बनता है और उसके शब्द में यहाँ पे हम देखें तो कि शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है, नया शब्द बनता है। दूसरा है औ, और औ उपसर्ग लगाने से अर्थ बुरा या हानिकारक हमें यहाँ पे उदाहरण से समझ में आता है। गुण और आगे उपसर्ग जुड़ गया है अव, तो अवगुण, गुण और अवगुण, अवगुण ये है बुरा अर्थ देने वाला शब्द। तो आगे हम दूसरा एक शब्द देखते हैं प्र यानी कि आगे और अधिक। तो यहाँ पे उदाहरण है प्रगति और प्रलय। आगे जो प्र लगा है वो लय के आगे प्र लगा तो प्रलय शब्द बना। गति के आगे प्र उपसर्ग जुड़ता है तो प्रगति शब्द बनता है। तो ऐसे ही हम आगे अब हिंदी के उपसर्ग देखें तो यहाँ पे बहुत सारे उपसर्ग दिए हैं और उन उपसर्गों में से हम ये अध मीन्स के उसका जो अर्थ निकलता है वो है आधा। तो यहाँ पे हम देखें तो कि अध पका, अध खिला, अध मरा, अध पका यानी कि आधा पका हुआ, ऐसा अर्थ यहाँ पे हमें मिलता है। अन अभाव और नहीं के अर्थ में उसका उपयोग होता है। तो अनहोनी, अनपढ़, अनजान, नहीं जानता उसे अनजान कहते, पढ़ा नहीं है उसे अनपढ़ कहते, उसका अभाव दिखाई देता है यहाँ पे। तो आगे हम दूसरा उपसर्ग देखें तो वो है उर्दू फारसी के उपसर्ग। तो यहाँ पर भी हमें
बहुत सारे उपसर्ग दिए हैं, उसमें से हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे ना उपसर्ग है, तो उदाहरण है ना पसंद, ना समझ। तो यहाँ पे उसका जो पसंदगी है उसे उसका यहाँ पे अभाव दिखाया गया है। अभाव का भाव यहाँ पे हमें समझ आता है कि पसंद यानी यहाँ पे ना उपसर्ग लगाने से नापसंद बनता है। हम मीन साथ और समान, हम उम्र, हम दम, हम सफर। तो हम उम्र तो सरखी उम्र वाला, समान उम्र वाला, ये अर्थ यहाँ पे समझ में आता है। अंग्रेजी के उपसर्ग है तो चीफ यानी कि मुख्य, मिनिस्टर के आगे चीफ उपसर्ग लगेगा तो चीफ मिनिस्टर। ऐसे ही सेक्रेटरी के आगे चीफ लगाया जाता है तो चीफ सेक्रेटरी बनता है। डिप्टी यानी कि सहायक जिसे बोलते हैं तो कि डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी कमिश्नर। सब यानी कि अधीन और नीचे तो के सब इंस्पेक्टर, सब जज। ऐसे हम उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। आगे है उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अव्यय यानी कि किसी भी लिंग, वचन और पुरुष में तीनों वाक्यों में हम देखें तो अव्यय शब्द जो आता है उसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। यहाँ पे हम देखें तो कि अ का भाव भी यहाँ पे क्या दिखाया गया है, अभाव का। तो यहाँ हम देखें तो कि अभाव काल से अ जुड़ता है तो अकाल बनता है, शोक से अ जुड़ता है तो अशोक बनता है। ऐसे ही अलम यानी कि पर्याप्त, अलंकार, अलंकृत, ऐसे शब्द हम देख सकते हैं। सम यानी कि समान, समकोण, समकालीन, साथ, सहचर और सहपाठी। यहाँ हम देखें पुनः अथवा तो पुनर् का मतलब होता है फिर। तो जन्म के साथ ये उपसर्ग जुड़ते हैं तो पुनर्जन्म, पुनर्जागरण, पुनर्मिलन। तो यहाँ नए शब्द हमें मिलते हैं और नया अर्थ हमें मिलता है। आगे का हमारा यहाँ पे हम तीसरा टॉपिक देखें तो उसमें है प्रत्यय। ये हमने समझ ली थी उपसर्ग द्वारा शब्द की संरचना, और आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या है तो कि नया शब्द बनाने के लिए शब्द या शब्दांश किसी शब्द के पीछे लगाया जाता है तो वह शब्द या शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। जैसे सुंदर के साथ हमने पीछे ता प्रत्यय जुड़ा है तो नया शब्द हमें मिलता है सुंदरता। उसकी परिभाषा हम देखें तो कि किसी शब्द के पीछे जुड़कर नया अर्थ प्रदान करने वाले शब्द या शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय है वो प्रत्यय द्वारा जो शब्द संरचना है। तो हम यहाँ पे देखें तो ऐसे शब्द जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। चाचा तो पीछे हमने ई लगाया तो शब्द में परिवर्तन हो गया चाची, शब्द हमें नया अर्थ देने वाला मिलता है। तो ये जो ई प्रत्यय लगाया है तो चाचा से चाची शब्द बनता है। लड के साथ आई प्रत्यय लगाने से लड़ाई शब्द मिलेगा। दया के साथ आलू प्रत्यय लगाने से दयालु शब्द मिलता है। तो यहाँ पे इस उदाहरणों में हम देखें तो चाचा, लड, दया शब्दों में क्रमशः हमने ई, आई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। अतः यहाँ ई, आई तथा आलू है, ये क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय के भी दो भेद बताए गए हैं, एक तो है कृत प्रत्यय और दूसरा है
तद्धित प्रत्यय। तो हम अब ये कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे दिया है कृत प्रत्यय कि जो प्रत्यय क्रिया के धातु के रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में मुख्य रूप में कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक कृत प्रत्ययों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। किसमें होता है तो कि कर्तृवाचक में, कर्मवाचक में, करणवाचक में, भाववाचक और क्रियावाचक कृत प्रत्ययों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ये हमें याद रखना है। आगे का हमारा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं हम तो कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे हम देखें उसके उदाहरण तो कि शब्द है यहाँ पे कला, ये संज्ञा के रूप में है। उसके पीछे कार प्रत्यय लगाते हैं तो कलाकार शब्द नया मिलता है। मीठा है वो विशेषण में उपयोग होता है तो यहाँ पे आस लगाते हैं मीठा के साथ तो नया शब्द हमें क्या मिलता है, मिठास मिलता है जो विशेषण का शब्द है। अपना सर्वनाम के साथ पन लगाते हैं प्रत्यय तो अपनापन, नाम की जगह जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो अपनापन शब्द है वो सर्वनाम का शब्द हमें मिलता है। बाहर ये जो प्रत्यय हम लगाते हैं ई तो यहाँ पे हमें नया शब्द बाहरी प्रत्यय के साथ मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા આપણા શબ્દની સંરચનામાં આપણે જોયું તો ઉપસર્ગ દ્વારા શબ્દની સંરચના અને પ્રત્યય દ્વારા શબ્દની સંરચના વિશે આપણે ફરીથી પાછી સમજ લઈ લીધી। સો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ શબ્દની સંરચના બરાબર સમજાઈ ગઈ હશે। આપણો ત્રીજો ટોપિક છે વાક્યના પ્રકાર। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વાક્યના કેટલા પ્રકાર છે તે આપણે જોઈએ તો કે વાક્યના 3 પ્રકાર આપણે શીખવાના છે। એક છે સરળ વાક્ય, બીજું છે સંયુક્ત વાક્ય અને ત્રીજું છે મિશ્ર વાક્ય। તો આપણે પહેલા સરળ વાક્ય જોઈએ તો કે છે कि अनिल पाठशाला जाता है, आपका पत्र मिला। उदाहरण यहाँ पे देखे तीसरा तो कि अशोक प्रेम से लोगों के दिल जीतेगा। तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા આપણે જોયું તો કે અનિલ એ છે ઉદ્દેશ્ય અને પાઠશાલા જાતા હે એ છે વિધેય। તો અનિલ એ નામ છે અને એનું કામ શું છે, પાઠશાળા જવાનું। બીજું છે આપકા પત્ર એ ઉદ્દેશ્ય છે અને મિલા એ વિધેય છે। અશોક પ્રેમ સે લોકો કે દિલ જીતેगा। तो અહીંયા આપણે જોયું कि इस प्रकार के वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य, विधेय और एक ही क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। फरीथी जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और विधेय और एक ही क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। આગળ આપણે જોઈએ તો કે સંયુક્ત વાક્ય। તો સંયુક્ત વાક્ય શું છે તો આપણે એના ઉદાહરણ સાથે આપણે એને સમજીએ કે છે અહીંયા ઉદાહરણમાં પહેલામાં કે કમલ દિલ્હી જાएगा और पिंकी नहीं, पिंकी यहीं रहेगी। वह छोटा है परंतु बड़ों जैसी बातें करता है।
तीसरा उदाहरण देखें तो फोन कर दीजिए या किसी के साथ संदेश भेज दीजिए। चोर ने पुलिस को देखा तो वह भाग खड़ा हुआ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે આપેલા પ્રત્યેક વાક્યમાં બે उपवाक्य છે, अर्थात प्रत्येक वाक्य में दो उद्देश्य और दो विधेय है। दोनों उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े गए हैं। ये दोनों उपवाक्य सरल वाक्य होते हैं। तो અહીંયા ગાડી આપણે જોયું તો કે પહેલું વાક્ય જે છે તેની અંદર કમલ દિલ્હી जाएगा, कमल दिल्ली जाएगा। और પહેલું ઉદાહરણ જોયું તો કે છે કમલ દિલ્હી જાएगा, એ પહેલું વાક્ય છે અને બીજું છે પિંકી અહીં રહેગી। તો બંનેને જોડે છે કોણ? બંને વાક્યોને ઓર અવ્યય જોડે છે, એટલે કે બંને વાક્યો ઓર દ્વારા જોડાયા છે કે કમલ દિલ્હી જાएगा और पिंकी यहीं रहेगी। तो બે વાક્યને જોડે છે અહીંયા। और वह छोटा है, वह बड़ों जैसी बातें करता है। वह छोटा है परंतु वह बड़ों जैसी बातें करता है। ત્રીજું જોઈએ તો કે પહેલું ઉપવાક્ય છે એનું आप फोन कर दीजिए અને બીજું ઉપવાક્ય છે किसी के साथ संदेश भेज दीजिए। તો એને પણ યા દ્વારા જોડવામાં આવ્યું છે। ચોર ને पुलिस को देखा, આ એક વાક્ય બન્યું। બીજું વાક્ય છે કે वह भाग खड़ा हुआ અને એને તોથી જોડવામાં આવ્યું છે। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આપણે જોઈએ तो कि इस प्रकार के वाक्य संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों को और, तथा, किंतु, परंतु, पर, अतएव, लेकिन, मगर, या, अथवा, वरना, नहीं तो, बल्कि, इसलिए आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़ा जाता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो અહીંયા એની પરિભાષા આપણે જોઈએ तो कि जब दो या अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों में 4 प्रकार का संबंध पाया जाता है। इसमें हम पहला देखें तो कि संयोजक द्वारा। यहाँ हम देखें तो कि मैं आगे बढ़ गया और वे पीछे रह गए। यहाँ और संयोजक द्वारा वाक्यने जोड़वामां આવ્યું છે। मैं यहाँ बैठूंगा तथा आप वहाँ बैठेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા ગાડી પણ तथा संयोजक द्वारा वाक्यने जोड़वामां આવ્યું છે, એટલે કે સંયોજકની સાથે એનો સંબંધ જોડવામાં આવ્યો છે બંને વાક્યોનો। તો આ છે સંયુક્ત વાક્ય રચના। આગળ આપણે જોઈએ તો કે વિભાજકવાળા વાક્યો જોઈએ તો એમાં પહેલું છે કે माँ को न नींद आती थी न भूख लगती थी। અહીંયા ગાડી વિભાજન કરી નાખ્યું છે। માને નથી નીંદ આવતી કે નથી ભૂખ લાગતી। આગળ છે ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। आप पहुंच जाएंगे या मैं आपको फोन करूं। तो અહીંયા બે વાક્યોનું વિભાજન કરી અને એ વિભાજકના જે શબ્દો છે તેના દ્વારા વાક્યને જોડવામાં આવ્યું છે। આગળ છે વિરોધદર્શક શબ્દો। તો અહીંયા આપણે પહેલું ઉદાહરણ જોઈએ કે वह खेलने में अच्छा पर पढ़ाई में कमजोर है। વિરોધાભાસ વાક્યોને વિરોધાભાસ શબ્દો દ્વારા જોડવામાં આવ્યું છે। वह खेलने में अच्छा એટલે કે ખેલવામાં એ સારો છે પણ પઢાઈમાં કમજોર છે। આગળ જોઈએ તો કે મેં સમય પર આ જાતા પરંતુ
गाड़ी लेट आई। माँ ने बहुत समझाया लेकिन पिताजी नहीं माने। मैं सोया जल्दी था मगर उठने में देर हो गई। परिणाम बोधक तो અહીંયા उदाहरण આપણે જોઈએ तो कि उसे प्यास लगी थी इसलिए कुएं पर चला गया। वह बीमार था अतः न आ सका। तो અહીંયા ગાડી પહેલા વાક્યનું પરિણામ બીજામાં આપ્યું છે। જે શબ્દો વાપર્યા છે પરિણામ સૂચક શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે। જો પ્યાસ ઉસે પ્યાસ લગી એને તરસ લાગી એટલા માટે એ કૂવા પાસે જતો રહ્યો। वह बीमार था अतः वो न आ सका એટલા માટે આવી શક્યો નહીં। આગળ આપણે જોઈએ તો ત્રીજું વાક્ય છે આપણું મિશ્ર વાક્ય। તો અહીંયા जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। पत्थर वहां गिरा जहां लड़का खड़ा था। वह इतना दुर्बल है कि उठ भी नहीं सकता। मैं मित्र के घर गया क्योंकि उसने बुलाया था। तो અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ છે કે પહેલું મુખ્ય વાક્ય છે અને બીજું એનું ઉપવાક્ય છે યાની કે ગૌણ વાક્ય કહેવામાં આવે છે। તો બંને વાક્યમાં આપણે જોઈએ ગૌણ વાક્ય તો એકલું વાક્ય આવે છે ત્યારે એનો અર્થ બેસતો નથી પણ એની સાથે મુખ્ય વાક્ય જોડાય છે ત્યારે આખું વાક્યનો અર્થ આપણે એને સમજી શકીએ છીએ। તો આવા જે વાક્યો છે તે છે મિશ્ર વાક્ય। તો અહીંયા ગાડી મુખ્ય વાક્ય કયું છે તો કે વે સફળ હોતે હૈ અને એના ઉપર આશ્રિત વાક્ય કયું છે તો કે જો પરિશ્રમ કરતે હૈ એટલે કે જે પરિશ્રમ કરે છે તે સફળ થાય છે। પથ્થર વહાં ગીરા જહાં લડકા ખડા था। મુખ્ય વાક્ય શું છે એમાં તો કે પથ્થર વહાં ગીરા પથ્થરનું પડવાનું એ મુખ્ય વાક્ય છે અને એનું આશ્રિત છે કે જ્યાં લડકા વહાં ખડા था। वह उठ भी नहीं सकता वह इतना दुर्बल है। मैं मित्र के घर गया क्योंकि उसने बुलाया था। तो અહીંયા આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ કે इन वाक्यों में उपवाक्य मुख्य वाक्य पर आश्रित है। उपवाक्य का स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता। आश्रित उपवाक्य और मुख्य वाक्य से बने ऐसे वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो આગળ આપણે જોઈએ મિશ્ર વાક્ય એના ઉદાહરણ જોઈએ તો કહે છે કે जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य और एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो एना उदाहरण આપણે જોઈએ तो कि कमला ने मुझसे कहा कि उसका बेटा बीमार है। वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलता है। तीसरा उदाहरण है ऐसा लगता है कि वह बहुत खुश है। चौथा है जैसा वे पढ़ाते हैं वैसा कोई नहीं पढ़ाता। पांचवा उदाहरण है जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो सुबोध से जरूर मिलता हूँ। सो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા આપણે 3 ટોપિકની ચર્ચા કરી। એમાં પહેલું હતું આપણું કાળ પરિચય, બીજું છે શબ્દની સંરચના, એમાં 2 પ્રકાર ભણ્યા। એમાં પહેલું છે ઉપસર્ગ દ્વારા શબ્દની સંરચના, બીજું છે પ્રત્યય દ્વારા શબ્દની સંરચના। ત્યાર પછી આપણો ત્રીજો ટોપિક હતો વાક્યના પ્રકાર। વાક્યના પ્રકારમાં આપણે 3 વાક્યો ભણ્યા। એમાં પહેલું વાક્ય સરળ વાક્ય, બીજું સંયુક્ત વાક્ય અને ત્રીજું છે મિશ્ર કે સંકુલ વાક્ય રચના। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે તમને આ જે કઈ રિવિઝન ચલાવ્યું છે તે ફરીથી તમારે એક વખત જે તમને લખાવ્યું છે તે તમારે ધ્યાનથી વાંચવાનું છે અને તમારા ચોપડામાં એકવાર સારા અક્ષરે લખવાનું પણ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી આપણે નવા પીરિયડમાં નવા ટોપિક સાથે મળીશું। હેવ અ નાઇસ ડે। વંદે માતરમ।